अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हम बच्चों के दिमागों को वाक़ई समझ रहे हैं या उन्हें गलत लेबल लगा रहे हैं? हमारे माशरे में जब किसी बच्चे का रवैया दूसरे बच्चों से कुछ मुख्तलिफ होता है, तो उसे फ़ौरन ऑटिस्टिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। हर डिफरेंट न्यूरो कंडीशन ऑटिज़्म नहीं होती। ये ब्रेन डिफरेंसेस होते हैं जो कि न्यूरो डाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूरो डाइवर्सिटी क्या है, इसके अंदर कौन-कौन सी ब्रेन कंडीशंस आती हैं और दुनिया के वो कामयाब लोग कौन थे, जिनके दिमाग आम लोगों से मुख्तलिफ थे। न्यूरो का लफ्ज़ खुद क्या मायने रखता है? बुनियादी तौर पे ये 2 अल्फाज का मजमूआ है, न्यूरो और डाइवर्सिटी। न्यूरो का मतलब है दिमाग या हमारा एसाबी निज़ाम, जिसके ज़रिए हम सोचते हैं, सीखते हैं, महसूस करते हैं और दुनिया को समझते हैं। और डाइवर्सिटी का मतलब है तनव्वुह, यानी मुख्तलिफ होना। तो न्यूरो डाइवर्सिटी का मतलब हुआ दिमागों का मुख्तलिफ होना, यानी हर दिमाग मुख्तलिफ अंदाज में काम करता है। और दिमाग का मुख्तलिफ होना कोई बीमारी नहीं, उसके फितरत का हिस्सा है। जैसे ये सोचिए कि अगर दुनिया में एक ही रंग के फूल होते तो कैसा लगता? बोरिंग ना? तो बाग की ये रंगीनी, ये दिलकशी इस तनव्वुह की वजह से ही है। ये चमेली, गुलाब, सूरजमुखी, तो ये सारी खूबसूरती इसलिए है कि सब फूल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जैसे कुछ लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, चीज़ों को तेज़ी से समझते हैं, बहुत गहराई में सोचते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में टाइम लगता है, स्लो लर्नर होते हैं। न्यूरो डाइवर्सिटी ये नहीं कहती कि इसमें मुश्किलात नहीं हैं, बल्कि ये कहती है कि कुछ दिमागों को हमारे माशरती निज़ाम के अंदर कुछ मुश्किलात पेश आती हैं, जैसे ऑटिज़म, एडीएचडी, डिस्लेक्सिया, डिस्पेक्सिया। इन दिमागों में अक्सर औक़ात कुछ ख़ास सलाहियतें भी होती हैं, जिन्हें अगर वक्त पर समझ लिया जाए तो ये कुछ गैर मामूली कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ऑटिज़म का लफ्ज़ ग्रीक से आया है। ऑटोस मतलब अपने अंदर या सेल्फ फोकस्ड होना। ये लफ्ज़ पहली बार साइकियाट्री में 20वीं सदी में इस्तेमाल हुआ, जब डॉक्टर्स ने कुछ ऐसे बच्चों को ऑब्ज़र्व किया जो कि अपनी ज़ात में गुम रहते हैं या दूसरों से इंटरेक्शन कम करते हैं। स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम का मतलब है दायरा या रेंज। स्पेक्ट्रम का लफ्ज़ ऑटिज़म के साथ इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ऑटिज़म एक तरह का नहीं होता, इसकी रेंज मुख्तलिफ हो सकती है। और डिसऑर्डर एक क्लिनिकल टर्म है, जिसका मतलब है कि डिफ़िकल्टी या चैलेंजेस। हर ऑटिस्टिक फ़र्द की चैलेंजेस और एबिलिटीज़ मुख्तलिफ होते हैं। कुछ लोग हाई फंक्शनिंग होते हैं, कुछ लो होते हैं, कुछ में स्पीच डिले ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है, कुछ लोगों की सोशल डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा होती हैं, कुछ की कम होती हैं। लिहाजा ऑटिज़म को एक स्पेक्ट्रम के तौर पर देखा जाता है, जिसका मतलब है कि ऑटिज़म की जो इंटेंसिटी है, जो एस्पेक्ट्स हैं, वो हर फ़र्द में मुख्तलिफ होते हैं। अक्सर ऑटिस्टिक अफराद में गैर मामूली सलाहियतें होती हैं, मसलन मैथ, साइंस, टेक्नोलॉजी में डीप इंटरेस्ट होना। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में माहिरीन की ये राय है कि वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पर थे। मिसाल के तौर पर अल्बर्ट आइंस्टाइन। इनके बारे में कहा जाता है कि बचपन में वो बहुत देर से बोले और सोशली दूसरे लोगों से मुख्तलिफ थे, मगर बाद में उन्होंने साइंस की दुनिया बदल दी। टेम्पल ग्रैंटिन, जो खुद ऑटिस्टिक हैं और आज दुनिया की मशहूर साइंसदान और ऑटिज़म एडवोकेट हैं। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इन लोगों को फोकस करने में बहुत मुश्किल पेश आती है, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है और चीज़ों से बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं। लेकिन यही दिमाग अगर दुरुस्त सिम्त में लग जाए तो बहुत क्रिएटिव, बहुत इनोवेटिव होते हैं। इनके दिमाग बहुत तेज़ी से आइडियाज़ जनरेट करते हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते और क्रिएटिविटी में बहुत अच्छे होते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे कामयाब लोग हैं जो कि ADHD हैं, मसलन माइकल फ़िलिप्स, जो कि ओलंपिक्स के सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स जीतने वाले एथलीट हैं। रिचर्ड ब्रैंसन, जो अरबपति एंटरप्रेन्योर हैं और ADHD के साथ बड़े हुए। डिस्लेक्सिया, ये बुनियादी तौर पर रीडिंग डिफ़िकल्टी होती है। इसकी मिसाल इंडिया की एक मूवी से ली जा सकती है, तारे ज़मीं पर, जिसमें एक बच्चा होता है जिसे डिस्लेक्सिया होता है। इन अफराद को अल्फाज पढ़ने में मुश्किल पेश आती है, यानी स्पेलिंग डिफ़िकल्टी, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो ज़हीन नहीं होते। ये अफराद अक्सर विजुअल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत मजबूत होते हैं। दुनिया के कई ऐसे अजीम लोग हैं जो डिस्लेक्सिया के साथ कामयाब हुए, मिसाल के तौर पे लियोनार्डो डा विंसी और स्टीवन स्पीलबर्ग, जिन्होंने दुनिया की सबसे मशहूर फ़िल्में बनाई। डिस्पेक्सिया, ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। डिस का मतलब है मुश्किल या डिफ़िकल्टी
और प्रेक्सिया का मतलब है मूवमेंट को अमल में लाना। तो डिस्प्रेक्सिया का लफ्ज़ी मतलब हुआ हरकतों को मुनज़्ज़म और कोऑर्डिनेटेड तरीके से अंजाम देने में मुश्किल पेश आना। इसमें इंसान को बॉडी कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट प्लानिंग में मुश्किल हो सकती है। मिसाल के तौर पे लिखाई ख़राब होना, खेलों में मुश्किल, कैच ना पकड़ सकना, जूतों के तस्मे या बटन बंद करने में मुश्किल पेश आना। मेडिकल लैंग्वेज में इसको डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर यानी DCD भी कहा जाता है। सिंपल अल्फाज में कहूँ तो इंसान को पता होता है कि उसने क्या करना है, लेकिन उसके बॉडी और दिमाग की कोऑर्डिनेशन इतनी स्मूथ नहीं होती। यानी मसला इंटेलिजेंस का नहीं है, सिर्फ मोटर प्लानिंग का है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऐसे लोग कामयाब नहीं हो सकते। ऐसे अफराद में स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और क्रिएटिविटी बहुत मजबूत होती है। मिसाल के तौर पर डैनियल रेडक्लिफ, जो मशहूर फिल्म सीरीज़ हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन के हीरो हैं। टूरेट सिंड्रोम ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें इंसान को टिक्स होते हैं। टिक्स वो मूवमेंट होती हैं जो गैर इरादी तौर पर होती हैं और इंसान उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। टिक्स की दो इकसाम हैं, मोटर टिक्स और वोकल टिक्स। मोटर टिक्स जिस्म की वो मूवमेंट हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, जैसे बार बार पलक झपकना, सर झटकना, कंधे उचकाना या चेहरे की स्ट्रेंज मूवमेंट्स। वोकल टिक्स आवाज़ों की शक्ल में होती है, जैसे खांसने की आवाज़ निकालना, बार बार गला साफ़ करना या छोटी छोटी आवाज़ें निकालना। ये सब टूरेट सिंड्रोम के अंदर आता है। डिसकैल्कुलिया ये अल्फाज भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। डिस का मतलब मुश्किल और कैलकुलिया का मतलब हिसाब किताब करना। तो डिसकैल्कुलिया का मतलब हुआ हिसाब किताब में मुश्किल पेश आना। जिस तरह डिसलेक्सिया में रीडिंग डिफ़िकल्टी होती है, इस तरह डिसकैल्कुलिया में नंबर्स को समझना मुश्किल होता है। ऐसे बच्चों या बड़ों में सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने में मुश्किल पेश आ सकती है। क्लॉक या टाइम को समझना मुश्किल होता है। फ़ोन नंबर याद नहीं रख सकते। राइट और लेफ़्ट की डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ ख़रीदते वक्त अमूमन कैलकुलेट नहीं कर पाते। इनके पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि ये आर्टिस्टिक होते हैं, क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं और इनकी लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छी होती है, जो कि आगे जाके इनके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है। SPD सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसमें दिमाग को सेंसेस से आने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में मुश्किल पेश आती है। देखें, हमारी 5 सेंसेस होती हैं, साइट, टच, स्मेल, टेस्ट, साउंड। SPD में दिमाग इन सेंसेस से आने वाले सिग्नल्स को ज़्यादा या कम शिद्दत से महसूस कर सकता है। SPD की 2 आम सूरतें हैं, सेंसरी ओवर सेंसिटिविटी, सेंसरी अंडर सेंसिटिविटी। सेंसरी ओवर सेंसिटिविटी में कुछ बच्चों को सेंसरी इनपुट बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं। मसलन तेज़ आवाज़ तकलीफ़ देती है, तेज़ रोशनी से मसला पैदा होता है, या कोई कपड़ा जिस्म पे बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है, या बच्चा कभी स्कूल असेंबली में या कहीं पे लाउड स्पीकर की आवाज़ से अपने कान बंद कर लेता है। ये सब सेंसरी ओवर सेंसिटिविटी के प्रॉब्लम्स हैं। सेंसरी अंडर सेंसिटिविटी में बरखिलाफ़ पहली कंडीशन के बच्चों को सेंसरी इनपुट बहुत कम महसूस होते हैं, इसलिए वो बार बार चीज़ों को टच करते हैं, दीवार से टकरा जाते हैं, जंपिंग या स्पिनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उन्हें सेंसरी इनपुट ज़्यादा चाहिए होता है। डाउन सिंड्रोम ये क्या है? ये बेसिकली एक जेनेटिक कंडीशन है जो पैदाइश के वक्त से मौजूद होती है। ये उस वक्त होती है जब बच्चे के क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की कॉपी आ जाए। आम इंसान में क्रोमोसोम 46 होते हैं, जबकि डाउन सिंड्रोम में 21 नंबर क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी मौजूद होती है, इसलिए इसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। ऐसे बच्चों में सीखने की रफ्तार स्लो हो सकती है, इनके फेशियल फीचर्स कुछ मुख्तलिफ होते हैं, स्पीच डेवलपमेंट में डिले हो सकता है, मसल टोन इनकी वीक हो सकती है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि हर बच्चा यूनिक होता है। इन बच्चों को अगर सही सपोर्ट मिले तो ये स्कूल भी जा सकते हैं, काम कर सकते हैं और अपनी सोशल लाइफ भी रख सकते हैं। दुनिया में कई अफराद डाउन सिंड्रोम के साथ स्पोर्ट्स, एक्टिंग और एडवोकेसी में कामयाब हुए हैं। मिसाल के तौर पर मेडलिन स्टुअर्ट, जो एक मशहूर मॉडल हैं और कई इंटरनेशनल फैशन शोज़ में हिस्सा ले चुकी हैं। आज की डिस्कशन से जो सीखने वाली बात है वो ये है कि न्यूरो डाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ मुख्तलिफ दिमाग होना नहीं, बल्कि मुख्तलिफ सलाहियतें होना भी हो सकता है। असल ज़रूरत इन्हें समझने और सही सपोर्ट देने की है। हर मुख्तलिफ बच्चे को ऑटिस्टिक कह देना दुरुस्त नहीं। न्यूरो डाइवर्सिटी एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर मुख्तलिफ कंडीशंस आती हैं और हर कंडीशन की अपनी नौइयत, अपने चैलेंजेस और अपनी ज़रूरियात होती हैं। इसलिए सबसे अहम चीज़ ये है कि बच्चे को सही तरीके से समझा जाए, यानी प्रॉपर डायग्नोसिस किया जाए, क्योंकि इनकी असल डिफ़िकल्टी जानने के बाद ही हम उसके मुताबिक उसकी मदद कर सकते हैं। याद रखिए, लेबल लगाना आसान है, लेकिन समझना असल ज़िम्मेदारी है। अल्लाह हाफ़िज़।